हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं शेखर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सेलेक्ट पे, जहां पे हम साइंस से जुड़ी सारी की सारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। और अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है संकल्प, जो कि बिहार के सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड सीरीज है। चाहे वो बिहार सीजीएल की बात कर लें, बिहार एसएससी सीजीएल की बात कर लें, या फिर इंटरमीडिएट 10+2 लेवल की बात कर लें, या फिर विधान परिषद की वैकेंसी आई है ना, इसकी बात कर लें। और इसके साथ साथ AEDO इसकी भी वैकेंसी आई है। और इसमें भी इसका तो एग्जाम जनवरी में ही है, तो इसकी भी पूरी की पूरी तैयारी की हम बात कर रहे हैं, है ना। संकल्प हमने लिया है कि हम अपना साइंस पूरा कंप्लीट करेंगे। कहाँ से? फ्रॉम बेसिक बेसिक टू एडवांस, है ना। मतलब साइंस का एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं जाने देंगे हम जो आपने पढ़ा हो और आपके एग्जाम में आए और आपने ना किया हो, है ना, आप वहां ना करके आए। तो ये सारी चीजें हम इस सीरीज में कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि साइंस को एकदम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और मेरे साथ साथ संकल्प आप भी लेके चल रहे हैं, तो हम दोनों मिलके इस चीज को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले एज ऑलवेज एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए, है ना। जो खुद पर विश्वास करता है वही सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। तो हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ भाई, हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना। तो इसको बिना किसी इफ या बट के, बिना किसी शंका के हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है और सफलता को पाना है ना। वन हु बिलीव इन देमसेल्फ मूव्स टुवर्ड्स ट्रू सक्सेस। उसी को असली सक्सेस मिलती है, उसी को असली सफलता मिलती है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं किसकी? मैटर बेस्ड ऑन पार्टिकल ऑफ नेचर। ठीक है। कणों की प्रकृति के आधार पर पदार्थ, यानी आप इसको क्या कहते हैं? इसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने अपने पिछली लेक्चर में क्या पढ़ा था, है ना। क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने परिचय देखा था किसका? रसायन विज्ञान का, है ना। परिचय देखा था रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान का इसमें हमने स्टार्ट करा था कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है। केमिस्ट्री होती क्या है? तो ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो किससे डील करती है? द्रव्य से डील करती है, यानी द्रव्य की सारी प्रॉपर्टीज की बात करती है। ठीक है। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि ये वर्ड, ये केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से? तो ये वर्ड आया केमिया वर्ड से। ठीक है। कैसा है ये वर्ड? ये वर्ड है ग्रीक वर्ड। ये वर्ड कैसा है? ग्रीक वर्ड है। इसके बाद हमने बात की थी फादर ऑफ केमिस्ट्री की। फादर ऑफ केमिस्ट्री की। ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के जनक की, है ना। रसायन विज्ञान के जनक की। ठीक है। अच्छा, ये जो जनक थे, इनको हमने तीन भागों में बांट कर पढ़ा था, है ना। एक तो हमारे आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, एक तो हमारे, अरे यार, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, एक एंशियंट यानी प्राचीन, प्राचीन रसायन विज्ञान के जनक, और तीसरे भारतीय, है ना, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक। तो आधुनिक को अगर हम देखें तो ये कौन था? एंटोनी लेवोजियर थे। एंटोनी लेवोजियर थे। उसके बाद प्राचीन की बात करें तो ये कौन थे? ये थे जब्बीर, जब्बीर इब्न हयान, है ना, हयान। ये थे प्राचीन। और भारतीय कौन थे? भारतीय थे प्रफुल्ल चंद्र, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ठीक है।
ये थे। इतनी बातें हमने करी थी। इसके बाद हमने देखा था कि हमारा ये द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो, है ना। स्थान घेरे, स्थान घेरे, है, स्थान घेरे। और क्या था? द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, और हमारी इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों द्वारा द्वारा उसका बोध किया जा सके, बोध किया जा सके, है ना। ये बातें हमने देखी थी। इसके बाद ये हो गया हमारा द्रव्य। द्रव्य किनसे मिलके बना है? द्रव्य बना है मिलके कणों से, है ना। तो इन कणों के कुछ गुण देखे थे हमने। इन कणों के हमने कुछ गुण देखे थे। क्या गुण देखे थे? कि वो, उनके चार गुण देखे थे हमने, है ना। पहला, कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। इसके अलावा हमने देखा था कि वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस क्या करते हैं? मोशन करते हैं, यानी गति में रहते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि उनके बीच में स्पेस होता है ना, जिसको हमने इंटर पार्टिकल स्पेस या अंतर कण स्थान कहा था। और उसके बाद उनके बीच में क्या लग रहा होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। तो इतनी बातें हमने पिछली क्लास में करी थी। ठीक है, इतनी बातें हमने पिछली क्लास में करी थी। और अब हम आगे की बात करेंगे। तो देखो, अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं द्रव्य की अवस्थाओं की। द्रव्य के की अवस्थाएं। ठीक है, द्रव्य की अवस्थाओं की बात करेंगे। अब ये जो हमारा द्रव्य है, इसकी देखो, होती तो ऐसे पांच अवस्थाएं हैं। होती तो क्या है? पांच अवस्थाएं हैं। लेकिन जनरल, अगर हम जनरल वे में देखें, तो जनरल वे में ये कुल सिर्फ तीन ही अवस्थाओं में आपको देखने को मिलेगा। बाकी की दो अवस्थाएं अलग कंडीशन पे मिलती हैं, वो हमेशा आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि द्रव्य की कुल तीन ही अवस्थाएं होती हैं जनरली। कौन कौन सी? एक तो ठोस अवस्था, है ना। एक कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। दूसरी द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। और तीसरी गैस की अवस्था। ठीक, इसके अलावा एक आता है प्लाज्मा। एक सेकंड रुक जाइएगा भाइयों। चलिए माफ करिएगा दोस्तों, वो मेरी दीदी का फोन था। ठीक है, तो उनसे बात करना अति आवश्यक था। चलो, प्लाज्मा। और एक लास्ट में आता है बीईसी। ठीक, तो ये बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं इसको। तो हम जो बात करेंगे, हम इन तीन अवस्थाओं की बात करेंगे। ये दो अवस्थाएं अत्यंत ही अ, अलग कंडीशन में पाई जाती हैं, तो इनकी बातें हमें अपने सिलेबस के हिसाब से तो नहीं करनी है। फिर भी किसी दिन समय मिलेगा तो प्लाज्मा एक्चुअली क्या होता है, तो जो आप आग देखते हो ना, आग की जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अत्यंत लोअर टेम्परेचर, अत्यंत कम तापमान पर और अत्यंत ज्यादा दाब पर, हाईएस्ट प्रेशर पे ये स्टेट आप पा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग स्टेट है। इनको बनाया जाता है, ये नेचुरली आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन नेचुरल कंडीशन में आपको, जनरल कंडीशन में ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मिलेंगे। तो बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के कणों के आधार पर। तो कणों पर आधारित पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं जनरली होती हैं। एक को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट, दूसरे को हम कहते हैं लिक्विड स्टेट और तीसरे को कहते हैं गैसियस स्टेट। ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैस, तरल अवस्था को द्रव अवस्था भी कहते हैं।
है ना, द्रव अवस्था भी कहते हैं। तो ये हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। आइए इनके बारे में एक-एक करके समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। देखिए जो हमारा सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में देखो हमारे जो हम किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, कणों के आधार पर, है ना। तो इन्हीं के आधार पर बात भी करेंगे। देखो कण क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, जिनसे मिलकर हमारा मैटर बना हुआ है, जिनसे मिलकर हमारा द्रव्य बना हुआ है। तो उस द्रव्य को बनाने वाले कणों को हम द्रव्य का कण कहते हैं, यानी पदार्थ का कण कहते हैं। अब ठोस अवस्था में क्या होता है, ठोस अवस्था में कण कण एक दूसरे को एक दूसरे को अत्यंत अत्यंत अधिक बल से बल से खींचते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में कण एक दूसरे को अत्यंत अधिक बल से खींचते हैं, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट each other with high force। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस बात को एक वर्ड में समझाऊं तो एक वर्ड में कहूंगा मैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वेरी हाई, बहुत अधिक होता है। ठीक है, मतलब अंतरकण आकर्षण बल अत्यंत अधिक होता है। ठीक है, हिंदी की राइटिंग से थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो जो हमारा दूसरा कंडीशन है यहाँ पे, एक तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर खिंचाव का बल ज्यादा होगा, तो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, बहुत ज्यादा नजदीक होंगे एक दूसरे के। तो इनके बीच का जो स्थान है ना, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, वो क्या होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। उसी में रहने दीजिए। ठीक है, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्लियर हो गई बात, मतलब कि अंतर कण स्थान, अंतर कण स्थान, है ना। नेग्लिजिबल का मतलब नाम मात्र होता है, नाम मात्र होता है। ठीक है, मतलब नहीं होता है, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। तो इन कंडीशंस की वजह से, इन दोनों ही चीजों की वजह से क्या होता है, तो इनका शेप शेप है ना, शेप कह लें तो इसको हम कहते हैं आकार। ठीक, तथा आकार तथा क्या, आयतन, आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स होता है, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, तो क्या देखा हमने, हमने देखा कि इनका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण इनके बीच में स्पेस है ही नहीं। जब बीच में स्पेस नहीं है तो उसकी वजह से इनकी शेप जो है वो फिक्स हो गई है, और आयतन जो है वो क्या है, वो भी क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। इसके अलावा एक और चीज कि ये जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी सॉलिड मैटर है, जितना भी सॉलिड द्रव्य है या सॉलिड पदार्थ है या ठोस पदार्थ है, ये जो भी है ये कभी भी फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, बह नहीं सकते हैं।
बह नहीं सकते हैं। ठीक है, कांट फ्लो, कांट फ्लो। समझ में आई बात? तो ये बातें हो जाती हैं हमारे किसके लिए, सॉलिड्स के लिए। क्लियर? हाँ जी। तो ये है हमारे कौन, ये है हमारी ठोस अवस्था। ठीक, आगे बात करते हैं दूसरी अवस्था की। तो दूसरी अवस्था हमारी क्या आती है, लिक्विड आती है। ठीक है, हाँ एक और चीज बताना भूल गया मैं, एक और चीज भूल गया मैं बताना। ये क्या होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि इनको दबाया नहीं जा सकता है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता है। आगे बात करते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे जो ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये क्या होगा, ये लोअर होगा, लोअर देन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स से थोड़ा कम होगा, मतलब अंतर कण आकर्षण बल, आकर्षण बल ठोस से ठोस से कम होता है, कम होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से अब जब बल कम हुआ तो स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, मोर देन, मोर देन सॉलिड्स। ठीक है, अंतर कण स्थान, ठीक है, ठोसों से अधिक होता है, अधिक होता है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये दो चीजें हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ना इनका शेप, इनका शेप यानी आकार, ठीक, ये फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, जिसके कारण, जिसके कारण यह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें, जिसमें इन्हें रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, सेफ फिक्स ना होने की वजह से ये उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें इसको रखा जाता है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन, ये क्या होता है, ये फिक्स होता है, ये क्या होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, तो ये जो होता है, ये जितने भी लिक्विड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, इनको दबाया नहीं जा सकता, इनको दबाया, क्या हो गया भाई, इनको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब इनको नहीं दबाया जा सकता है, और क्या कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं, कैन फ्लो। ठीक है, कैन फ्लो, बह सकते हैं, बह सकते हैं। ठीक है, अब इसके कारण ना इनका यूज इतना ज्यादा है, देखो ये दो चीजों के कारण,
इनकम्प्रेसिबल होने के कारण मतलब दबाया नहीं जा सकता, और फ्लो करने के कारण। ये यूज होते हैं बेटा हाइड्रोलिक मशीन्स में, हाइड्रोलिक मशीन्स में। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है? तो ट्रैक्टर देखे हो जिसका ट्रॉली अपने आप उठ के और उसका सारा सामान गिरा देता है, तो उसके नीचे वो जो पिस्टन लगा होता है जो ऐसे खुलता है, वो कैसे खुलता है? वो क्या होता है ना कि उसके अंदर जो पाइप्स लगी हुई हैं उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसमें कोई तरल या द्रव्य द्रव्य भरा हुआ है, सॉरी द्रव भरा हुआ है। तो वो, अब द्रव को दबाया तो नहीं जा सकता, तो क्या होता है एक तरफ से दबाते हैं ना तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, दबता नहीं है, वो क्या करता है आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वो अपना बल किसको ट्रांसफर कर देता है? उस पिस्टन को, और पिस्टन ऊपर की तरफ वो निकलने लगता है। तो ये दो कारणों से होता है, एक तो ये इनकम्प्रेसिबल है, दबाया नहीं जा सकता, और दूसरा अगर ये फ्लो नहीं करते तो ये यूज नहीं होते, है ना? ये फ्लो कर सकते हैं, ये बह सकते हैं, तो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब सॉलिड है जैसे आपका ठोस है, तो ठोस को क्या कर सकते हैं, उसको वो बह नहीं सकता है, तो जब नहीं बहेगा तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, है ना? तो सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल है, ठोस भी इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन उसको हम हाइड्रोलिक में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो फ्लो नहीं कर सकता है। और यहाँ पे लिक्विड्स क्या कर सकते हैं, फ्लो भी कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल है। तो इन दोनों ही प्रॉपर्टीज की वजह से उसको हम कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स में यूज करते हैं। जितना क्रेन है, जितना आपका वो ट्रैक्टर टाली वाला व्यवस्था है, जितना वो उठाते हो ट्रैक्टर होगा, अगर आपने देखा होगा, या खेत हेंगावे ललो, तो खेत हेंगावे ललो, जो जोतना होता है, जोतवावे ललो, तो का होला हऊ का कहल जाला, हेंगा कहल जाला, औरी होके का कहल जाला यार, देखो भुला गई, अभी ये करा के नहीं है घर से, हल। ठीक बा? तो ओकर हर उठे उठेला ना अपना मने, पीछे से खाली एगो ओने से बटन दबावे के रहेला, उ उठ जाला, फिर चल जाला खेत में, फिर नीचे हो जाला। तो उ कैसे काम करेला, उ सारा हाइड्रोलिक मशीन्स पे, हाइड्रोलिक पे काम करेला। ठीक, क्योंकि घरे ट्रैक्टर हुई तो ओकरा पतो हुई। तो इस वजह से ऐसा होता है। समझ में आ रही बात? सो ये हो गया हमारा किसका प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई लिक्विड्स की। बात करते हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज की। अच्छा यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये क्या कर रहे थे, ये एक ही प्लेस पे वाइब्रेट कर रहे थे। इनमें मोशन कैसा होता है, इनमें मोशन कैसा होता है, मोशन क्या होता है, वो वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन यानी कंपन होता है। ठीक है, क्या होता है, कंपन होता है, कंपन की गति होती है। ठीक, ठोसों में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मोशन थोड़ा ज्यादा है ना? तो मोशन क्या है यहाँ पे, अधिक है ठोसों के मुकाबले, है ना? तो ठोस से अधिक, ठोस से यार, अधिक गति होती है। समझ में आ रही बात? ठोसों से अधिक गति होती है। तो ये बातें याद रखेंगे। आगे बात करें गैस की, तो गैस में अंतर कण आकर्षण आकर्षण बल, ठीक है, ये क्या होता है, ये नहीं होगा, नहीं मात्र होगा। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं इसको, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा। कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल होने की वजह से यहाँ पे जो कण अंतर कण स्थान है, ठीक है, अंतरकण स्थान है, वो क्या है, वो सर्वाधिक है, सॉरी, वो क्या है, सर्वाधिक है। ठीक, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, ये क्या है बच्चे, ये मैक्सिमम है।
ठीक है, क्योंकि बल क्या है, वो मिनिमम है। वो क्या है, यहाँ पे क्या कह लीजिए इसको, नेग्लिजिबल या फिर मिनिमम कह लीजिए, मिनिमम। ठीक है, कोई बल ही नहीं लगता है। आप देखते हो हवा के पार्टिकल इधर उधर बिखरे होते हैं, थोड़ी सी गैस एक पूरे रूम को भर देती है। तो तनी मनी सेंट मारे ला, वो पूरा रूम में वो पूरा भर जाता है ना, पूरे रूम में हर जगह महकने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, उसका क्या नहीं है यहाँ पे, ना उसका शेप फिक्स है, ना उसका शेप यानी आकार, और ना ही उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, ये दोनों ही चीजें जो हैं वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स या इनडेफिनेट कहते हैं इसको। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्या है, ये हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल हाईली कंप्रेसिबल है ना। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब कि इनको दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, इनको दबाया जा सकता है, इजीली दबाया जा सकता है ना। और क्या कर सकते हैं ये फ्लो कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो इतनी बातें हमें मिल जाती हैं किसके बारे में, इतनी बातें हमें मिल जाती हैं गैसेस के बारे में। और इनके पार्टिकल के मोशन की बात करें, इनके पार्टिकल के गति की बात करें, तो गति क्या होगी, सर्वाधिक होगी। क्या होगी, सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है, गति क्या होगी, सर्वाधिक होगी। अब देखो यहाँ पे क्या आता है ना बेटा, यहाँ पे एक बल आता है, सॉरी एक ऊर्जा की बात करते हैं हम, है ना। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ उसकी, एक ऊर्जा की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हिंदी में इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा। देखो गतिज ऊर्जा क्या करती है, गतिज ऊर्जा ना पार्टिकल्स को या किसी भी चीज को मूव कराने में, गति करने में हेल्प करती है। मतलब जब भी कोई चीज गति में है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब भी कोई चीज गति में है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा गति किसके अंदर है, सबसे अधिक गति किसके पार्टिकल के अंदर है, गैस के अंदर है, द्रव के अंदर है, या ठोस के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां दिख रहा है, यहां पे सबसे ज्यादा गति किसके अंदर है, गैस के अंदर है। उसके बाद किसके अंदर है, तो द्रव के अंदर है या तरल के अंदर है। उसके बाद किसके अंदर है, ठोस के अंदर है ना, ठोस के अंदर है। तो अगर मैं इसमें कहूं तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल्स की है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी द्रव के पार्टिकल्स की है, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी, सबसे कम गतिज ऊर्जा किसकी है, ठोस के पार्टिकल्स की है। तो ये चीज याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया भी है रेलवे में। ठीक है, रेलवे में इससे क्वेश्चन बना है कि क्या बना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गतिज ऊर्जा के हिसाब से सही है, और ऐसे करके आपको चार ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, पहले गैस लिखा हुआ था, फिर द्रव लिखा हुआ था, फिर ठोस लिखा हुआ था, और उसमें ये जो चिन्ह है ये बदलता चला गया था। तो इसको आपको देख के ये याद रखिएगा कि इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बातें तो हैं ही, लेकिन ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, मूव करते हैं अगली तरफ। तो बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स की, यानी पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण। मतलब वो एक दूसरे में क्या हो सकती हैं, एक दूसरे में बदल भी सकती हैं। तो बात करते हैं ये कैसे बदलेंगी। तो देखो बदलेंगी कैसे, बदलेंगी तब जब उनके पार्टिकल्स की, उनके कणों की, उनके कणों की गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव होगा, बदलाव होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारा है सॉलिड। ठीक, सॉलिड जब लिक्विड में, यानी ठोस जब
तरल में यानी द्रव में बदलता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिक्विड है, लिक्विड जब गैस में बदलता है तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। अभी बात करेंगे क्या होती हैं ये सारी चीजें। फिर जब ये गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदलता है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। अब उल्टा आ जाए तो जब ये सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदलता, सॉरी, सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में बदलता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। गैस जब डायरेक्टली सॉलिड में बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। फिर लिक्विड जब सॉलिड में बदलेगा तो उसको फ्रीजिंग, और लिक्विड जब गैस में बदलेगा तो उसको क्या, सॉरी, गैस जब लिक्विड में बदलेगा तो उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है और किस तरीके से गतिज ऊर्जा में बदलाव आता है उसको देखना है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले मेल्टिंग क्या है यानी गलन क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। ठीक, प्रोसेस यानी प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। ठीक है, क्या प्रक्रिया है? किसी ठोस को, किसी ठोस को द्रव में बदलने की, द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं, है ना। मतलब सॉलिड को, सॉलिड टू लिक्विड बदलने की। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोज है ना, बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोज है। इनको हमने क्या किया? इनको हमने दी हीट। इनको हमने क्या दी? इनको हमने दी हीट, यानी इनको हमने ऊष्मा दी। ऊष्मा यानी हीट। अब हीट देते ही हुआ क्या कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो गई? वो बढ़ गई। वो क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, बढ़ जाने से क्या होगा? अब ये जो एक जगह पे इनकी गति पहले कैसी थी? पहले इनकी गति थी वाइब्रेशन वाली। कैसी थी? वाइब्रेशन वाली, है ना, कंपन वाली गति थी। जैसे ही आपने काइनेटिक एनर्जी इसको दी, जैसे ही आपने इसको ऊष्मा दी, तो इसकी ये जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाएगी? वो ज्यादा हो जाएगी। वो वाइब्रेशन और तेजी से करने लगेगा। मतलब पहले वो पार्टिकल इतनी ही दूर में घूम रहा था, अब वो पार्टिकल क्या करेगा? इतनी दूर में घूमेगा, उसकी ऊर्जा बढ़ने की वजह से, है ना। जब इतनी दूर में घूमेगा तो ये क्या करेगा? ये अपने आसपास के आकर्षण बल को क्या कर देगा? तोड़ देगा, है ना। आकर्षण बल को, आकर्षण बल को, ठीक है, पार कर लेगा, पार कर लेगा, है ना। आकर्षण बल को क्या कर लेगा बेटा? वो पार कर लेगा। जैसे ही पार करेगा तो अब उसका मोशन क्या हो गया? उसका मोशन, उसकी गति अधिक हो गई। उसकी गति क्या हो गई? गति अधिक हो गई, है ना। उसके अंदर क्या हो गया? मोर मोशन आ गया, ज्यादा मोशन आ गया, है ना, ज्यादा मोशन आ गया। अब जैसे ही ये मोशन ज्यादा हुआ, उसकी आकर्षण बल कम हुई तो स्पेस बढ़ जाएगा। आकर्षण बल कम होगा तो क्या हो जाएगा? उसके बीच का स्थान, स्थान बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे ही स्थान बढ़ेगा तो वो क्या होगा? वो जो सॉलिड था पहले, वो किस में बदल जाएगा बेटा? लिक्विड में बदल जाएगा। वो किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, अब जिस तापमान पर ये होता है, जिस टेम्परेचर पे ये होता है, जिस टेम्परेचर पे ये होता है, जिस तापमान पर ये होता है, ठीक है, उस तापमान को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर ये होना शुरू हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये बात होती है हमारी किसकी? मेल्टिंग की। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं, और बात करते हैं वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, या फिर आप यहाँ पे इसको एवेपोरेशन भी कह सकते हैं। एवेपोरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इवेपोरेशन है ये भी क्या है? ये भी एक प्रोसेस है। ये भी एक प्रोसेस है किसकी? किसी लिक्विड की, किसी
लिक्विड की किस में बदलने की, गैस में बदलने की। किस में बदलने की, गैस में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। लिक्विड टू गैस बदलने की प्रोसेस, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे फिर से हम ये जो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर थे एक दूसरे से, ऐसे ऐसे थे थोड़े दूर दूर, ये क्या कर रहे थे, ये मोशन कर रहे थे, ये इधर जा रहा था, ये रैंडम मोशन कर रहे थे इधर उधर, ये क्या कर रहे थे, ये इधर उधर घूम रहे थे। ठीक है, आपने, ये किसी कंटेनर में होंगे, ठीक है, आपने इस कंटेनर को क्या किया, फिर से क्या किया, हीट किया, फिर से क्या दी, इसको ऊष्मा दी। जैसे ही भाई साहब आपने इसको ऊष्मा दी, ये ऊष्मा देने की वजह से फिर से इनका क्या हुआ, इनकी काइनेटिक एनर्जी और क्या हो गई, गतिज ऊर्जा और बढ़ गई, और बढ़ गई। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इनका जो मोशन है, इनकी गति जो है, गति भी बढ़ जाएगी, गति भी गति भी बढ़ेगी, है ना। जैसे ही इनकी गति बढ़ेगी, जैसे ही इनकी क्या बढ़ेगी बेटा, गति बढ़ेगी, गति बढ़ने की वजह से ये और ज्यादा मोशन करने लगेंगे, मोशन सॉरी, जैसे इनकी गति बढ़ेगी, ये क्या हो जाएंगे, ये लिक्विड से, ये किससे, लिक्विड से किस में बदल जाएंगे, गैस में बदल जाएंगे, यानी द्रव से किस में बदल जाएंगे, गैस में बदल जाएंगे। समझ में आ गई बात। और इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम जनरली कहते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आप कह सकते हो उबाल, उबाल तापमान, ठीक है, उबाल तापमान कहते हैं, है ना, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा वेपराइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। तो अब हम उल्टा आ रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, अब हम टेम्परेचर को, अब हम टेम्परेचर को, टेम्परेचर यानी, टेम्परेचर यानी तापमान को, टेम्परेचर यानी तापमान को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब जैसे ही तापमान का कम करेंगे तो क्या कम होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो गति कम होगी, गति कम होगी, गति कम होगी तो जो गैस इधर उधर घूम रही थी, जो गैस के कण इतने दूर दूर थे, है ना, जो इधर उधर घूम रहे थे, वो क्या होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वो धीरे धीरे घूमेंगे, धीरे धीरे घूमेंगे तो इनके बीच का बल क्या होगा, थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो गति कम होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, बल, बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। बल बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो गैस है, जो गैस है, जो गैस है वो किस में बदल जाएगी, वो लिक्विड में बदल जाएगी, वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। सो ये कंडीशन है हमारे, ये कंडीशन है हमारी किसकी, ये कंडीशन है हमारी कंडेंसेशन की। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे कंडेंसेशन की। अच्छा, अगर आप, जैसे हमने उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा था उस टेम्परेचर को, वैसे ही हम इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं, इस तापमान को हम कहते हैं बेटा ड्यू पॉइंट। क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। दो चीजें यहाँ पे और बता दूं, यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका, आइस का, आइस की मेल्टिंग पॉइंट होगी ना, ठोस, ठोस से द्रव में जा रहे हैं, ये कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस। जो आपका आइस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना स्टार्ट कर देता है, मेल्ट होना यानी गलना स्टार्ट कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, वाटर का होता है, किसका होता है, जल का होता है। ठीक है, तो जल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, ये हो गया हमारा कंडेंसेशन। अगला आता है फ्रीजिंग।
तो फ्रीजिंग हिमकरण और तापमान को क्या किया, सॉरी, टेम्परेचर को क्या किया, टेम्परेचर यानी तापमान को और क्या किया, और कम किया, और कम किया, और कम किया तो काइनेटिक एनर्जी और क्या होगी, कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो क्या बढ़ता है बेटा, बल बढ़ता है, बल बढ़ता है। ठीक है, जैसे ही बल बढ़ेगा तो कण और पास आएंगे, कण और पास आएंगे, जैसे ही कण और पास आएंगे बल और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो लिक्विड जो है, जो हमारा लिक्विड है वो किस में बदल जाएगा, ठोस यानी सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, तो टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको जमने वाला टेम्परेचर आप कह सकते हो, जिसपे चीजें क्या हो जाएं, जम जाएं। तो अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं किसके लिए, वाटर के लिए यानी जल के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो जल के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे आपका जल ठोस भी हो सकता और लिक्विड यानी द्रव भी हो सकता है ना। आपका जल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं यानी वाटर की बात। समझ में आई बात। तो ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन देखो एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिस पर कुछ पदार्थ, ठीक है, सॉलिड से, सॉलिड यानी ठोस से डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं बेटा, गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हुआ, कपूर, कपूर कैम्फर, कपूर को क्या कहते हैं, कैम्फर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका नेप्थलीन, नेप्थलीन है ना, वो गोलियां डालते हो कपड़ों में, है ना, उसको नेप्थलीन बॉल्स कहते हैं, नेप्थलीन बॉल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका आयोडीन, आयो आयोडीन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये ऐसे मटेरियल हैं जो क्या हो जाएंगे, सब्लिमेट हो जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पदार्थ सॉलिड से डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। इसमें कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन का एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक, इससे क्वेश्चन आया है रेलवे में कि वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड यानी ठोस डायरेक्टली बदल जाता है गैस में, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन यानी उधर्व पातन। ये पातक लिख क्या है, उधर्व पातन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो क्या आता है, डिपोजिशन। देखो डिपोजिशन क्या है, डिपोजिशन भी एक प्रक्रिया है। जैसे सब्लिमेशन एक प्रक्रिया थी जिसमें गैस किस में बदल, सॉरी सॉलिड किस में बदल रहा था, गैस में बदल रहा था। वैसे ही डिपोजिशन में क्या होता है, हमारी जो गैस है, हमारी जो गैस है उसका टेम्परेचर कम होता है और वो डायरेक्टली किस में बदल जाती है, सॉलिड में बदल जाती है। तो जो हमारे वेपर्स थे, जो हमारे भाप था हमारा, किसका, वो नेप्थलीन बॉल का या कपूर का, उसको जब आप ठंडा करेंगे ना तो वो किस में बदल जाएगा, डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाएगा। वैसा बॉल नहीं बनेगा लेकिन पाउडर जैसा हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं यानी निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, डिपोजिशन क्या है, गैस से डायरेक्टली किस में बदलना, सॉलिड में बदलना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण या फिर डिपोजिशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, कुछ मैं भूल रहा था जो आपको बताना था, यहाँ ध्यान आया था मुझे। हम्म, ठीक है, हाँ एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा जल होता है, जल, जल, ठीक है, जल जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से
से 0 डिग्री सेल्सियस तक या 0 डिग्री सेल्सियस या -2 डिग्री, ऐसा ही 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, ये फैलता है। बाकी सारी चीजें जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, वो सिकुड़ेंगी, वो एक दूसरे के पास आएंगी। बल जल क्या करता है, फैलता है, क्या करता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से जो जल के अंदर जीवन है, जल के अंदर जीवन पॉसिबल है। ठीक है, इसी वजह से। तो आप हमेशा याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी और टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल क्या होगा, सिकुड़ेगा, है ना, कंडेंस होगा, एक दूसरे के पास आएगा। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे तो उससे नीचे वाले तापमानों पर क्या होगा, जल एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर साइंस आ रही है कहीं तो ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का। ठीक, तो हमने आज बात की किसकी, नेचर ऑफ मैटर की, पार्टिकल्स के हिसाब से, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार नोट्स बना लीजिएगा अपने। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, यहीं खत्म करते हैं। बात कर लेते हैं जो आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो। और क्या करना है बेटा, शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या कर लेना है, इस सेशन को क्या कर देना है मेरे भाई, लाइक कर देना है। इतनी बातें आप कर लेंगे। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में 10 बजे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, मजा करिए, हर हर महादेव, प्रणाम।